हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं दीपक आर्या आपको अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको कक्षा 7th की भूगोल की पुस्तक का पहला अध्याय हम करेंगे और एक-एक करके सभी अध्यायों को बहुत ही गहराई से पढ़ेंगे और एक-एक चीज़ को समझेंगे। अगर एक बार आपने पूरी वीडियो अंत तक देख ली, तो इस 7th क्लास के चैप्टर फर्स्ट या जो भी चैप्टर मैं पढ़ाऊँ, उसमें आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है और आपको अच्छी नॉलेज हो भी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो आपका कक्षा 7th का जो पहला अध्याय है, वो है पर्यावरण। तो पर्यावरण बात करते हैं कि पर्यावरण, तो पर्यावरण होता क्या है। तो पर्यावरण के बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि पर्यावरण होता क्या है। तो देखिए पर्यावरण क्या होता है, यहाँ देखिए साफ साफ लिखा हुआ है बॉक्स को भी। ये बॉक्स हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस बॉक्स को जरा ध्यान से देखते हुए चलिएगा और इस बॉक्स को समझिएगा। जो ये बॉक्स है, ये वाला बॉक्स है ना, इस बॉक्स को हम देखेंगे और समझेंगे। सबसे पहले कह रहा पर्यावरण हमारे जीवन का, यानी हमारे मतलब मानव के जीवन का आधार है। यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन, रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में देखो परिवर्तन करता है। तो आपको इतना समझ में आया कि पर्यावरण क्या होता है। तो पर्यावरण जो है मानव के जीवन का मूलभूत आधार होता है। पर्यावरण मानव के जीवन का मूलभूत आधार होता है, जिसमें पर्यावरण में हमें देखिए क्या क्या मिलता है। यह हमें पर्यावरण हमें क्या क्या देता है। सांस लेने के लिए हवा प्रदान करता है, पीने के लिए पानी और खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। ये सारे क्या है, पर्यावरण है। तो देखिए, और इस पर्यावरण को मानव जो है उसको परिवर्तन कर रहा है ना। मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन कर रहा है, जरा हम उसको अब समझ लेते हैं। तो उसी के नीचे चलिए देखिए, जैसे आप कार चलाते हैं तो कार का धुआं, तो कार का धुआं से क्या होगा, वायु प्रदूषण होगा, जो कि पर्यावरण का ये एक घटक था। उसको हम क्या कर रहे हैं, परिवर्तित कर रहे हैं, प्रदूषण कर रहे हैं, है ना। तो उस पर्यावरण में पर्यावरण में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। जैसे पानी को पात्र में एकत्रित किया जाता है, तो वो भी क्या है, पानी जब एकत्रित किया गया तो उसमें भी परिवर्तन हो गया। भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है, तो ये भी परिवर्तन है। और भूमि पर कारखानों का निर्माण होता है, ये सब परिवर्तन है ना। मानव कार, मिल, कारखाने एवं बर्तनों का निर्माण करता है। इस प्रकार से मानव प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करता है। तो ये उम्मीद है कि प्राकृतिक पर्यावरण में मानव कैसे परिवर्तन कर रहा है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए मैं आपसे क्वेश्चन पढ़ता हूँ। सबसे पहले बताइए पर्यावरण होता क्या है। तो आप साफ कहेंगे पर्यावरण मानव के जीवन का मूलभूत आधार होता है, जिसमें पर्यावरण आपको क्या क्या चीज़ें देता है। तो हम सांस लेने के लिए हवा देता है, पीने के लिए पानी देता है यानी जल कह सकते हो, खाने के लिए भोजन और रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। यही चीज़ें तो है। चलिए अब आगे पर्यावरण के घटक की बात करते हैं। अब यहाँ ध्यान से देखिए पर्यावरण के 3 घटक है। सबसे पहला घटक याद कीजिए, बिल्कुल पहला घटक प्राकृतिक घटक, दूसरा मानव निर्मित और तीसरा मानव। तो सबसे पहले प्रकृति गॉड गिफ्टेड जो है, जो हमें मिला है, प्रकृति ने हमें दिया है, गॉड ने जो हमें दिया है उसे उसके बारे में बात करेंगे। और फिर उसके बाद बात करेंगे मानव निर्मित के बारे में, फिर हम बात करेंगे मानव के बारे में। तो सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा, पहले ईश्वर है यानी प्राकृतिक, फिर दूसरा मानव है तो मानव निर्मित। तो ये दो चीज़ें तो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा कि आपको भूलने वाली तो कोई बात ही नहीं है कि पहला प्राकृतिक, दूसरा मानव निर्मित और तीसरा मानव खुद ही। तो ये क्या है, पर्यावरण के घटक। तो चलिए प्राकृतिक घटक की बात करते हैं। पर्यावरण के सबसे पहला प्राकृतिक घटक। अब प्राकृतिक घटक को हम 4 भागों में बांट लेते हैं, ठीक है ना। प्राकृतिक घटक को कितने भागों में बांट लेते हैं, 4 भागों में। सबसे पहले हम समझेंगे, देखो जल, तो जल से हमारा निकल के आया है जलमंडल। तो पहला आप याद रखेंगे जल, तो जलमंडल। फिर दूसरा वायु यानी हवा, तो हवा को क्या बोलते हो, वायु, तो यहाँ से वायुमंडल। और तीसरा स्थल यानी जमीन, भूमि,
ये क्या है, रहने के लिए हमें प्रदान कर रहा है ना। अभी हमने पर्यावरण के बारे में पढ़ा था डेफिनेशन, वहाँ पे भी बताया था मैंने कि जो स्थल है हमें रहने के लिए आवास देता है ना, रहने के लिए घर देता है। तो कहाँ घर उठाते हो, ज़मीन पे ना, आसमान में थोड़ी उठाओगे, है ना। तो स्थल, तो स्थल, ठीक है ना, उसको स्थल मंडल कहते हैं। और सजीव जिसे जैव मंडल, यानी स्थल पे जितने भी जीवित प्राणी हैं, है ना, वो सारे सजीव कहलाएंगे। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया प्राकृतिक पर्यावरण के चार घटक। सबसे पहला आपको बताया जलमंडल, दूसरा वायुमंडल, तीसरा स्थल मंडल और चौथा जैव मंडल, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं थोड़ा मानव निर्मित की। तो मानव निर्मित मतलब इंसानों के द्वारा बनाया गया। तो इंसान क्या क्या चीज़ें बना सकता है। निर्मित मतलब इंसानों के द्वारा निर्माण करना। तो इंसान क्या क्या इमारत बना सकता है, तो इमारत हो गया। दूसरा पार्क बना सकता है, पार्क हो गया। पुल, सड़क, स्मारक, उद्योग, ये सारे क्या है, इंसान बना सकता है। अब ये कहोगे भैया ये जो पार्क है, तो पार्क इंसान बनाता है? बिल्कुल इंसान बनाता है। अब ये मतलब उसमें पेड़ पौधे हैं वो तो गॉड गिफ्टेड, हाँ वो तो गॉड गिफ्टेड है, पर उसको सजाने का काम, उसके बाउंड्री देने का काम, उसके बाउंड्री चारों तरफ लगाता है, अच्छे से सजाता है, ये कौन करता है, इंसान करता है। तो इसलिए क्या हो, ये मानव निर्मित हो गया। अच्छा, तीसरा बात करते हैं हम मानव की। यहाँ ध्यान से देखिए, मानव की बात करेंगे कि मानव की बात करेंगे कि देखिए सीधा मानव। अब मानव में सबसे पहले एक व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, एक व्यक्ति से फिर क्या बनेगा, हमारा परिवार बन जाएगा। परिवार को मिला करके, कई सारे परिवार को मिला करके एक समुदाय बन जाएगा। ये कई सारे समुदाय में लोग अलग अलग धर्म के लोग होंगे, तो वहाँ से धर्म बन जाएगा। फिर धर्म के लोग हैं तो शिक्षाएं भी होगी, शैक्षिक यानी शिक्षा भी चाहिए आपको। फिर आर्थिक, मतलब फाइनेंशियल, आपको भाई पैसे के रहने के लिए धन दौलत चाहिए ना, तो पैसा भी चाहिए। और देश को चलाने के लिए राजनीतिक स्थिति भी चाहिए। और हम ये देखेंगे कि राजनीतिक स्थिति क्या है। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करता है मानव पर। तो जो पर्यावरण का जो तीसरा घटक है वो मानव। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले क्या बताओगे, व्यक्ति। अपने से स्टार्ट करो, आप एक अगर पुरुष हो तो अपने से, कि पहले एक भाई व्यक्ति हो गया, फिर हमारा एक परिवार बन जाएगा, फिर हमारे समुदाय बन जाएगा, फिर धर्म बनेगा, फिर शैक्षिक बनेगा, फिर आर्थिक बनेगा, और फिर राजनीतिक स्थिति बनेंगे। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, हैं। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और आज इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करेंगे, है ना। इस चैप्टर को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। चलिए सबसे पहले थोड़ा सा आगे, अच्छा इसमें अब बात करते हैं। यहाँ देखिए ध्यान से कि जीवीए पहले क्या होता है। जीवीए सजीव प्राणियों का संसार, उसे क्या कहते हैं, जीवीए, जिसमें सभी लोग जीवित हो, सांस ले सकते हो, चल फिर सकते हो, ग्रोथ कर सकते हो, है ना। तो ये सारे क्या हैं, जीवित प्राणियों का संसार, तो उसे जीवीय कहेंगे। जैसे पादप और जंतु। अब कहोगे भैया पादप क्या चल तो नहीं सकता, अरे चल नहीं सकता, वो ग्रोथ तो करता है ना, वो बढ़ता तो है, वो प्रतीत तो होता है, इसलिए वो क्या है, सजीव है। और अजीवीय किसे कहते हैं, तो निर्जीव पदार्थों का संसार। जैसे स्थल, तो स्थल पे बहुत सारे, जितने भी सारे निर्जीव है, तो वो निर्जीव प्राणियों का संसार हो गया। निर्जीव पदार्थों का संसार, है ना। निर्जीव क्या, प्राणी नहीं होता, निर्जीव संसार, निर्जीव क्या पदार्थ होता है, जो मर गया वो पदार्थ हो जाता है फिर, क्योंकि वो सारी जो भी निर्जीव है वो सारे पदार्थ हैं, है ना। तो उसको आप क्या कह सकते हो, है ना, कि ये अजीवीय उसे कहते हैं जो निर्जीव पदार्थों का संसार होता है, जैसे स्थल। उम्मीद है यहाँ तक के तो समझ में आ गई होगी। थोड़ा आगे अब बात करेंगे यहाँ से। अब सबसे पहले अब यहाँ ध्यान से देखते हुए चलिएगा। कह रहा है अब हम प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करते हैं और कभी कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं। ये तो सबको पता है, प्राकृतिक पर्यावरण में हर व्यक्ति कुछ न कुछ बदलाव करता है और उसे नष्ट भी करता है। अब जैसे देखिए, प्रकृति ने हमें पेड़ पौधे दिए, तो पेड़ पौधे को देखो कितना सारा काट रहे हैं, काट करके वहाँ घर बना रहे हैं, इमारत बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं यातायात के लिए।
और बहुत सारे क्रियाकलाप कर रहे हैं, तो ये प्राकृतिक पर्यावरण का विनाश ही तो कर रहे हैं। प्राकृतिक पर्यावरण का क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है ना। तो ऊपर के वार्तालाप में से आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थल, वस्तु एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं, है ना। पर्यावरण मैंने वैसे भी ऊपर आपको मैंने समझाया था। अब यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पे डेफिनेशन आप चाहो तो निशान भी मार्क भी कर लीजिएगा। किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थल, वस्तु एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय एवं अजीवीय दोनों परिस्थितियां सम्मिलित है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कि क्या कहा गया है, थोड़ा समझिए, है ना। बढ़ेंगे, चिंता मत कीजिए, बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा, डरने वाली कोई घबराने वाली बात ही नहीं है। ध्यान से सुनिए, किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, है ना, स्थल, वस्तु एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। यहाँ तक के तो कोई दिक्कत नहीं होगी। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रित है। यानी जो ये कह रहा है, जीवित प्राणी के जो चारों ओर पाए जाने वाले जो भी चीजें आपको मिल रही है, जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले, जैसे कि लोग, स्थल, स्थान, वस्तुएं, प्रकृति के पर्यावरण है। यह प्रकृति एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। अब प्रकृति भी है और मानव निर्मित है। अब जैसे देखो, किसी स्थान पे आपने भवन बना दिया, क्या है, मानव निर्मित है ना। पुल बना दिया, क्या है, मानव निर्मित है। और प्रकृति भी है, पेड़ पौधे हैं, क्या है, प्रकृति है ना। तो ये दोनों का मिश्रण होता है। तो प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय और अजीवीय दोनों परिस्थितियां सम्मिलित है। अब मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि जीवीय क्या होता है और अजीवीय क्या है। तो सजीव प्राणियों का संसार जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, जीवीय। और जो निर्जीव पदार्थों का संसार होता है उसे क्या कहते हैं, अजीवीय। जैसे कि स्थल। और अजीवीय में क्या आ जाएगा, पादप और जंतु। उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा और बढ़ते हैं, एक एक लाइन करेंगे, चिंता मत कीजिए, एक एक चीज समझेंगे, है ना। हाँ, जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं शामिल है। अब यहाँ देखिए, मानवीय पर्यावरण में उनके द्वारा जितनी भी गतिविधियां की जाती हैं, उनकी जितनी भी क्रियाएं की जाती है, वो सब कुछ इसमें क्या होता है, सम्मिलित होता है। अब प्राकृतिक पर्यावरण की बात करेंगे, है ना, प्राकृतिक पर्यावरण की बात करेंगे, प्राकृतिक पर्यावरण की हम बात करेंगे। अब प्राकृतिक पर्यावरण में आप देखिए, भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। स्थल, जलमंडल, वायुमंडल एवं जैव मंडल से आप पहले से ही परिचित होंगे। आइए अब हम इनके संबंध में कुछ और तथ्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं। पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा कि स्थल मंडल होता क्या है, तो यहाँ ध्यान से देखिए, स्थल मंडल होता क्या है, स्थल मंडल होता क्या है। तो स्थल मंडल में कह रहा है कि पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल करते हैं। तो यानी इससे ये पता चला, पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत है वो क्या कहलाता है, स्थल मंडल कहलाता है। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियां वाला विषम धरातल होता है। ये स्थलाकृतियां महाद्वीपों के अलावा महासागरों की सतह पर भी पाई जाती है। तो ये स्थलाकृतियां कहाँ, महाद्वीपों के अलावा महासागरों पर भी पाई जाती है। उम्मीद है
आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। अब आगे थोड़ा देखते हैं, है ना। प्राकृतिक पर्यावरण इतना तो समझ में आया कि भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। स्थल मंडल, जैव मंडल, वायुमंडल, जलमंडल से आप पहले ही परिचित हो गए, वो मैंने पहले ही बता दिया था। जल से जलमंडल, वायु से वायुमंडल, ठीक है ना, भूमि से स्थल मंडल, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको मैंने पहले बताया था। पृथ्वी को और यहाँ सबसे पहले बात करते हैं कि स्थल मंडल क्या होता है। तो स्थल मंडल पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को क्या कहते हैं? स्थल मंडल, याद रखिएगा। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है। अब ये बना किससे होता है, अब बात करेंगे कि जो पृथ्वी की जो ठोस प्रॉपर्टी है वो बना किस चीज़ से होता है, तो चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है। यह मिट्टी की पतली परत से भी ढका होता है और होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसे विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागरों की सतह पर भी पाई जाती है ना। स्थल मंडल वह क्षेत्र है, स्थल मंडल स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चराने के लिए घा घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। अब स्थल मंडल क्या है, तो यहाँ ध्यान देखिए, स्थल मंडल वह क्षेत्र जो हमें वन, कृषि एवं मानव वस्तुओं के लिए, मानव बस्तियों के लिए भूमि प्रदान करता है ना। अब पशुओं को चराने के लिए घास का मैदान प्रदान, घास का स्थल प्रदान करता है, और खनिज संपदा भी इसका एक स्रोत है ना। तो खनिज संपदा भी क्या है, इसका स्रोत है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हुए चलते हैं। अब बात करेंगे जल की, कि जलमंडल किसे कहते हैं। तो जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोतों, जैसे जल के विभिन्न स्रोत क्या है, अब जलमंडल किसे कहते हैं, इतना तो समझ में आ गया कि भाई जलमंडल उसे कहते हैं कि जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। और यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बना है। अब जल के स्रोत, तो आपसे पूछा जल के स्रोत क्या क्या है, तो जो चीज़ आपको जल के स्रोत में जैसे ही हम इसका नाम लेते हैं, आपको सामने बहुत सारी इमेज छप के आ जाता होगा। जैसे आपने नहर देखा होगा तो नहर का आ गया, नदी देखा, तालाब देखा, झील देखा, समुद्र देखा, जो चीज़ देखा होगा वो अपने आप आ रही है। सारे क्या है, जल के स्रोत हैं। क्या है, जल के स्रोत हैं, ठीक है ना। और यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। जल के स्रोत सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। अगर जल नहीं होगा तो जीवन संभव नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु को, अब वायुमंडल किसे कहते हैं, यहाँ ध्यान से देखिए कि वायुमंडल कहते किसको है ना। वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। अच्छा, वायुमंडल को थामे कौन रखता है, ये भी एक पॉइंट है, पूछ सकता है एक नंबर में क्वेश्चन कि भाई पृथ्वी के अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे कौन रखता है ना। यानी पृथ्वी के वायुमंडल को थामे कौन रखता है, तो आप कह सकते हैं क्या, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल देखिए ध्यान से, है ना। गुरुत्वाकर्षण बल सूर्य की झुलसने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। कौन, वायुमंडल। अच्छा, वायुमंडल किस लिए आवश्यक है, तो आप कह सकते हो कि सूर्य से जो आने झुलसने वाली यानी कड़क धूप है, जो आने वाली जो धूप है ना, झुलसने वाली जो गर्मी है और हानिकारक किरणें जो हमारे धरती पर जो पड़ती है, उससे वो हमारी क्या करता है, रक्षा करता है, ठीक है ना। आपतित किरण वगैरह जो ऊपर से जो किरणें पड़ती है, हानिकारक किरणें जो धरती पर पड़ती है, उससे वो हमारी क्या करता है, रक्षा करता है। नहीं तो सूर्य के अंदर इतनी हानिकारक किरणें हैं कि अगर वो धरती पर किसी भी इंसान या जानवर पर पड़े तो उसके शरीर को तुरंत नष्ट कर देगा,
है ना। आपको तो ये बातें पता ही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे और क्या कह रहे हैं, कई प्रकार की गैस, धूल कण एवं जलवाष्प उपस्थित है। अच्छा, वायुमंडल में क्या कई प्रकार की गैस है, धूल कण एवं जल वाष्प उपस्थित हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। अब बात करेगा कि मौसम में एवं जलवायु में परिवर्तन कैसे होता है या क्यों होता है, तो आप कह सकते हो कि वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम व जलवायु में क्या हो सकता है, परिवर्तन होता है। तो आप बता देंगे आसानी सा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि कि भाई मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन क्यों होता है, तो वायुमंडल में परिवर्तन होता है इसलिए मौसम और जलवायु में भी परिवर्तन होगा, है ना। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। अब जैव मंडल की बात करते हैं तो जैव मंडल क्या होता है, ठीक है ना, जिसमें मैंने बताया था कि जितने भी जीवित प्राणी, सजीव प्राणियों का संसार, जीवीय में बताया था ना, जस्ट वैसे ही। तो पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करता है ना। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ जल एवं वायु जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं, जीवन को संभव बनाते हैं। ध्यान से सुनिए, इसको थोड़ा सा और समझेंगे अभी। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल या सजीव संसार का क्या करता है, निर्माण करता है। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा। जैव मंडल में जीवन को संभव कौन कौन से घटक हैं, यानी कौन कौन सी चीजें हैं जो जीवन को संभव बनाते हैं। तो सबसे पहले आप कह सकते हो भैया स्थल, क्या स्थल, दूसरा जल, वायु। ये तीन चीज अगर हमारी धरती पे उपलब्ध ना हो तो जीवन क्या संभव है, नहीं है। जल नहीं होगा कि आप जीवित रहेंगे, नहीं रहेंगे। स्थल नहीं होगी तो आप रहेंगे कहाँ, है ना। वायु नहीं होगी तो सांस कहाँ लेंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें मिल करके जीवन हमारे पृथ्वी पर जीवन को क्या बनाते हैं, संभव बनाते हैं। ठीक है। अब थोड़ा सा पारितंत्र देख लेते हैं कि पारितंत्र होता क्या है। ध्यान से इधर देखिए कि पारितंत्र होता क्या है ना। पारितंत्र देख लेते हैं। वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, है ना। परस्पर क्या करते हैं, क्रिया करते हैं। परस्पर क्या करते हैं, क्रिया करते हैं। जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के हस्तांतरण द्वारा संबंध है ना। इधर देखिए ध्यान से, थोड़ा सा इसको और समझते हैं। पारितंत्र क्या होता है, वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध है। हस्तांतरण द्वारा क्या है, संबंध है। अब आगे देखिए पारितंत्र क्या होता है। पारितंत्र, थोड़ा पारितंत्र को समझते हैं। तो यहां से देखेंगे इधर, सभी पेड़ पौधे
जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। ये सभी लोगों को ये पता है कि जितने भी पेड़ पौधे हैं या जीव जंतु हैं एवं मानव आसपास के पर्यावरण पर ही आश्रित होते हैं, यानी निर्भर होते हैं। प्रायः वे एक दूसरे पर भी आश्रित होते हैं। जैसे देखो, मनुष्य है वो पेड़ पौधे पर आश्रित है कि नहीं? जानवर है वो भी क्या, पौधों पर और जानवरों पर ही आश्रित है, क्योंकि कुछ मांसाहारी होते हैं तो कुछ शाकाहारी होते हैं। तो ये एक दूसरे से फिर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। जीवधारियों का आपसी एवं आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही किस चीज का निर्माण करता है? पारितंत्र का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? पारितंत्र का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक पारितंत्र हो सकता है। पारितंत्र कौन कौन सी चीजें हो सकता है? देखिए, वन हो सकता है, घास स्थल हो सकता है, रेगिस्तान हो सकता है, पर्वत हो सकता है, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी, यानी ताल मतलब तालाब का भी एक पारितंत्र हो सकता है। क्योंकि पारितंत्र में एक दूसरे से सभी लोग क्या होते हैं, संबंधित होते हैं, एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, है ना? तो इतना समझ में आ गया। चलिए थोड़ा सा और बढ़े, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मानवीय पर्यावरण की बात करते हैं। मानवीय पर्यावरण, अब यहाँ से मानवीय पर्यावरण की ओर बढ़ेंगे। देखिए ध्यान से मिलाते हुए चलिएगा। मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। अब देखिए, मानव जो है अब पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है, मतलब पर्यावरण के साथ कुछ ना कुछ वो करता ही रहता है। और जब वो करता है तो अपने अनुसार से उसमें परिवर्तन करता है। मान लीजिए कि एक छोटा सा एग्जाम्पल अगर मैं लूँ, तो मान लो उसको इंडस्ट्री लगवाना है ना? तो जितनी उसकी ज़रूरत है वो उतना में ही करेगा वो काम, है ना? तो अपनी ज़रूरत के अनुसार से उसमें क्या करता है, वो परिवर्तन करता रहता है। तो प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। जो प्रारंभिक मानव थे, ठीक है ना, जो शुरू के मानव थे, स्वयं को प्रकृति के अनुरूप ही अपने आप को बना लिया था, है ना? प्रकृति के अनुरूप ही अपने आप को बना लिया था। उनका जीवन सरल था एवं आसपास की प्राकृतिक से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। जो प्रारंभिक मानव था तो सबसे पहले वाला, वो क्या करते थे, जंगलों में ही रहते थे, तो जंगल में ही शिकार करके खाना खाते थे, फिर कंद मूल वगैरह इकट्ठा करके वो अपना जीवन को व्यतीत करते थे। तो अपने अपने आप को वो उसी रूप में ढाल लिए थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, और तो वो धीरे धीरे आज वो संग्राहक बन गए। संग्राहक से आज देख ही रहे हो कि क्या हो चुका है ना, क्या हो रहा है। आवश्यकताएं पूरी हो सकती थी। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उनमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। उसने फसल उगाना सीख लिया, पहले वो पशुपालन सीख लिया। पहले वो पशुओं का, सबसे पहले जो प्रारंभिक मानव थे वो क्या करते थे, शिकार करके जीवन व्यतीत करते थे, ठीक है ना। फिर उसने फसल उगाना सीख लिया, फिर पशुपालन सीख लिया एवं अस्थाई जीवन जीना सीख लिया था। पहिए का आविष्कार हुआ, जिससे भाई कि सामान को एक जगह से दूसरी जगह और अपने आप को एक जगह दूसरे जगह ले जाया जा सके। आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया, ताकि वो इकट्ठा करके रखें, है ना, और आने वाले समय में वो उसका इस्तेमाल करें। उपजाया गया। वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ। अब जब आवश्यकता से अधिक अन्न को उपजाया तो वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ। अब वस्तु विनिमय पद्धति क्या होता है, मतलब एक सामान के बदले दूसरे सामान को आदान प्रदान करना। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास आटा है और आपके पास चावल है, तो मैंने कहा आपसे कि लीजिए ये आटा आप ले लीजिए और आप मुझे चावल दे दीजिए। इसी को कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। व्यापार आरंभ हुआ एवं वाणिज्य का विकास हो गया। फिर वाणिज्य का विकास हो गया। औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया। परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ।
और सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज और सहज और सहज और द्रुत हो गया। क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी में रसीला तरबूज एवं सर्दी में तरबूज एवं क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी में रसीला तरबूज एवं सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना खाना क्यों पसंद करते हैं? प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। मानव को पर्यावरण के साथ साथ सम, समरसता से रहने एवं उनका उपयोग सीखना चाहिए। रब ठीक है, तो आप ये बताओ कि देखो मानव जो है अपने आप को ना अपने अनुरूप ढाल जिस जहाँ रहता है उसके अनुरूप वो अपने आप को ढाल लेता है ना। अपने आप को क्या करता है, वो ढाल लेता है। और इसी प्रकार वस्तु विनिमय पद्धति आपने सीख ही लिया और यहीं जो आपका जो चैप्टर है वो समाप्त हो जाता है। अब चलिए क्वेश्चन पर डिस्कस कर लें। बताओ पारितंत्र क्या होता है? तो पारितंत्र बताया था कि सब एक दूसरे पर क्या होते हैं, वो आश्रित होकर के एक पारितंत्र का निर्माण करते हैं, है ना। पारितंत्र का निर्माण करते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? तो प्राकृतिक पर्यावरण में बताया था कि प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं, बताइए। तो प्राकृतिक पर्यावरण जितने भी गॉड गिफ्टेड चीज़ें हैं वो क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण है। और उसे मानव क्या है, अपने अनुरूप उसे परिवर्तित करता रहता है ना। पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? पर्यावरण के प्रमुख घटक बताए थे मैंने कि तीनों घटक आपको लिख देने हैं पर्यावरण के। प्राकृतिक घटक, मानव निर्मित घटक और मानव, है ना। मानव निर्मित पर्यावरण के 4 उदाहरण दीजिए। अब मानव निर्मित जिसको इंसानों ने बनाया उसके कोई भी 4 एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। जैसे पुल बना लिया, सड़क बना लिया, इमारत बना लिया, ये सारे, ठीक है ना, पार्क बना लिया, ये सारे कोई सा भी 4 एग्जाम्पल दे सकते हैं। स्थल मंडल किसे कहते हैं, क्या है? तो स्थल के बारे में बता देना कि स्थल मंडल इस पर जीवन क्या है, हमारा संभव है ना, उसके बारे में। फिर जीवीय पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक क्या है? अच्छा, जीवीय पर्यावरण, तो जीवीय जीवीय बोल रहे हैं ना, जैसे पादप जंतु का नाम बता दिया है ना। हाँ, जैव मंडल क्या है? तो जैव मंडल, है ना। तो सबसे पहले जैव मंडल बताया था सजीव प्राणियों का संसार, है ना। और सजीव और निर्जीव इसमें दोनों रह सकते हैं, है ना। तो उसमें जीवीय और अजीवीय आ जाता है ना। तो जैव मंडल क्या होता है, जिसमें सजीव और निर्जीव प्राणियों का संसार होता है ना, उसे कहते हैं। अच्छा, इनमें से कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है? अच्छा, पारितंत्र क्या है, प्राकृतिक। अब बताओ, मरुस्थल पहले से है। ताल, ताल मतलब खोद करके तालाब का हम बनाते हैं ना, तो ये क्या है, प्राकृतिक है, उसको तो हमने बनाया, ये तो मानव निर्मित है, यानी दूसरा आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए, ये दूसरा सही हो गया। तीसरा, इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है? यानी मानव पर्यावरण का घटक नहीं है ना। मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है। तो मानव के द्वारा देखो, ये धर्म तो होगा मानव का, समुदाय मानव का होगा और स्थल मानव का नहीं है ना। इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है? अब मानव निर्मित पर्यावरण, अच्छा, पहाड़ पहले से था, मानव ने नहीं बनाया। समुद्र पहले से था, मानव ने नहीं बनाया, यानी सड़क बनाया है। तो कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है? अच्छा, इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है? अच्छा, पर्यावरण के लिए कौन सा इसमें खतरा है? देखो, पादप वृद्धि पर्यावरण के लिए कोई खतरा नहीं है। फसल वृद्धि कोई नहीं। जनसंख्या वृद्धि, जितना जनसंख्या बढ़ता जाएगा उस हिसाब से पर्यावरण का ह्रास होता जाएगा और पर्यावरण के लिए खतरा बनता जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि आज का ये पूरी क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। और ये मेरी पहली क्लास थी, ये मैं स्क्रीन रिकॉर्डर पे में जो मैंने आपको पढ़ाया है, और मुझे इसका फंक्शन भी ढंग से पता नहीं है। और आप तो समझ ही गए होंगे कि फंक्शन भी चलाने में भी थोड़ा दिक्कत हो रही थी, लेकिन नो प्रॉब्लम, आने वाली क्लास में हम धीरे धीरे सब कुछ करते हुए जाएंगे और ये सब कुछ मैनेज हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, और पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।